नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रिवीजन क्लास चल रही है जीट के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड हम क्वेश्चन देख रहे हैं और ये 7वीं क्लास है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान चल रहा है, इसमें किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से संसद का उल्लेख है। इस वीडियो क्लास में कुल 30 क्वेश्चन का हम अभ्यास करेंगे और आपको कमेंट करके भी बताना है कि कितने आपके सही हुए, आप गिनते जाएं थोड़ा। तो किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है, तो उत्तर हो जाएगा 79-79। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान में जो प्रावधान है उसके अनुसार, बताइए। तो वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है और अधिकतम 552 जो है वो हो सकती है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान से पढ़ें। 4 कथन है। लोकसभा में एससी के लिए 84 स्थान आरक्षित है। लोकसभा में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 स्थान आरक्षित है। लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति पीठासीन अधिकारी समेत, ये ध्यान रखना, पीठाधीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/20 होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये मतलब ये सही नहीं है। यहाँ उत्तर हो जाएगा 10, 1/10, यानी 100 सदस्य है तो 10 सदस्य, 545 है कुल तो 54 सदस्य। तो इसमें लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पीठासीन अधिकारी भी इस गणपूर्ति में शामिल होता है। ये 47 और 84 सही है, ये भी सही है, याद रख लेना इन तीनों को। 17वीं लोकसभा तक, वर्तमान तक कितनी महिलाओं ने लोकसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक कितनी महिलाएं लोकसभा की स्पीकर जो है वो रह चुकी है, तो उत्तर हो जाएगा इसका मित्रों, क्या उत्तर होगा। नाम भी आपको याद है तो कमेंट कीजिए। तो आपको याद होगा पहली बार महिला जो है 2009 में मीरा कुमार जो है वो बनी थी। उसके ठीक अगले चुनाव में 2014 में जो सुमित्रा महाजन है वो लोकसभा अध्यक्ष बनी। तो इस प्रकार से 2 महिलाएं जो है ये। आप एक चीज़ खास ध्यान रखें, ओमआर जब भरते हैं आरपीएससी एग्जाम में तो ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थी गलत कर जाते हैं। आपके दिमाग में आ रहा है आपको कि 2 उत्तर है, आप गोला भरते समय यहाँ 3 यहाँ 2, तो वहाँ कई बार हम गलती कर जाते हैं कि उत्तर लिख रहे हैं 2 तो भूल से वहाँ बी भर देते हैं। ये आप सावधानी रखना। दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा कि संयुक्त अधिवेशन, उनका संयुक्त अधिवेशन होता है जब कोई विवाद की स्थिति हो, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है। राज्यसभा लोकसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन हो तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। कौन सा कथन सही नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ मिलेगी। ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसी प्रकार की और पीडीएफ किस प्रकार से आपको यस गुरु ऐप के ऊपर आप पढ़कर टेस्ट देकर कोइन अर्न भी कर सकते हैं, वो सभी वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा इनके लिए उम्र जो है लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है, सही है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए 15 सदस्य, 15 सीटें हैं क्या राजस्थान से, नहीं, कितनी है, 10 सीटें ही हैं, ठीक है। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 10। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कृष्णकांत जो उपराष्ट्रपति थे उनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है। कार्यवाही से संबंधित है लोकसभा की। तारांकित प्रश्न, यानी जो प्रश्न पूछा गया है उसके ऊपर स्टार अंकित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सदन उसका जवाब मौखिक में देगा, उसका उत्तर मौखिक दिया जाएगा जो सांसद ने पूछा है। अतारांकित सीधा प्रश्न पूछा गया है, इसका मतलब कि उसका उत्तर लिखित में चाहिए, सदन की मेज पर चाहिए, तो ये उत्तर उसका लिखित में होगा। शून्यकाल, शून्यकाल जो है जो कि सत्र के बाद में होता है, उसमें ये 1962 से नहीं 82 नहीं बल्कि 1962 से प्रारंभ हो गया था। दीर्घ अवकाश, सत्र अवसान व नए सत्र के बीच का समय, तो दीर्घ अवकाश। संसद के सामान्यतः कितने सत्र होते हैं,
मानसून, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। तो 3 उत्तर इसका हो जाएगा। अभी तक संसद के कितने संयुक्त अधिवेशन हुए हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अभी हमने पढ़ा, यहाँ भी उत्तर 3 हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो कोटा 12 से आपके ध्यान में आप पढ़ते हैं कई बार, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पदक्रम की दृष्टि से 18वें, ये है श्रीमान ओम बिरला। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो जो जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है उसका नाम रखा गया है निम्न सदन, और राज्यों का प्रतिनिधि है राज्यसभा, इसे कहते हैं उच्च सदन या ऊपरी सदन। राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति का वर्णन शुरू हो जाता है। 54 में निर्वाचन मंडल का उल्लेख है, 55 में निर्वाचन की रीति, 58 में निर्वाचन के लिए अर्हताएं, अर्हता मतलब योग्यताएं, जैसे उम्र जो है वो 35 वर्ष, भारत का नागरिक हो। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ये 60 नहीं है बल्कि 57 यहाँ पे सही होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है बताइए? तो मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 74, और 75 में फिर प्रधानमंत्री का वर्णन है कि उसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होगा। तो ये NCERT बेस्ड नोट्स है, कक्षा 6 से 12 से तैयार किए गए क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव 350 सवाल की 20 पेज की PDF है जो आपको यस गुरु ऐप पर मिल जाएगी। 20 पेज है इसमें। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग? तो महाभियोग की एक जो है पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्रिक से आपको अगर याद रखना है हमेशा के लिए, तो उत्तर है इसका 61। ये देखो जो गय है ना, गय, इसको आप गय को ऐसे कर दो, गय को आप ऐसे कर दो 61, ठीक है ना। इसको इस गय का उल्टा घुमा दो तो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि 52 से शुरू होता है फिर 61 पे महाभियोग। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है? राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए तभी वो कानून बना। तो ये है 111, बहुत ही शुभ अंक लग रहा है, 111 याद रह जाएगा। संसद के विश्रांति काल, यानी जब उसका अधिवेशन नहीं चल रहा हो उस समय कोई कानून पारित करना हो तो उसके लिए होता है अध्यादेश, अनुच्छेद 103। तो संसद के पुनः समवेत शुरू होने, अब मान लीजिए कोई अध्यादेश जारी हो गया और संसद शुरू हुई तो कितने दिनों में उसको अनुमोदित होना जरूरी है? तो क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा, वैसे 6 सप्ताह भी लिखा जाता है, यानी कि 42 दिन के अंदर अंदर उसको पारित करवाना ज़रूरी है, अन्यथा वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। पारित हो गया तो फिर वो कानून बन जाएगा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के लिए आंतरिक अशांति, पहले ये शब्द था आंतरिक अशांति, उसके स्थान पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शब्द कब शामिल किया गया? तो ये आपको पता होगा। 42वें संशोधन के बाद 44वां जो संशोधन हुआ था संविधान का 1978, जिसमें कि संपत्ति वाला अधिकार भी हटाया गया था, तो 1978 जो है उसमें ये किया गया। अनुच्छेद 356 के तहत पहली बार राष्ट्रपति शासन भारत में कब लगाया गया था? तो देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ और इस अनुच्छेद का पहली बार प्रयोग हुआ 1951 में। क्या आप बता सकते हैं कि किस राज्य में ये लगाया गया था? कमेंट करके बताइए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसदों का मूल्य असमान होता है। ठीक है, देखते जाइए आप। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों एवं राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। तो ये तो सत्य है।
संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, फिर राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके केवल निर्वाचित सदस्य, तो विधानसभा के केवल निर्वाचित न कि मनोनीत, उनसे निर्वाचक मंडल बनता है। और राष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसदों का मूल्य असमान नहीं होता बल्कि समान होता है। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 21। अभी तक हम करीब 200 के आसपास क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 21वां, 44वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? 4 और 4 8, तो ये 7 1978 का है, याद रखना आप। तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था जीके वाले पेपर में कुछ सालों पहले। तो यहाँ उत्तर क्या होगा बताओ? उत्तर हो जाएगा नियुक्त, यानी अपॉइंट, न कि इलेक्टेड। नियुक्त होता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता ना। प्रधानमंत्री के वेतन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है बताओ देखें? तो क्या होगा यहाँ हो जाएगा कोई उल्लेख नहीं है, संसद समय समय पर तय करती है प्रस्ताव पारित करके। कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ें कथनों को। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता का उल्लेख है। प्रस्तावना तो हमने पहले वाले क्लास में देखी थी। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट होती है, उसमें एक ये भी है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। मूल कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। संविधान में तो कहीं उल्लेख ही नहीं था मूल कर्तव्यों का, बाद में जोड़े गए। तो ये सत्य है, ये भी सही है, ये भी सही है। और हम आगे देखें, सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सीमित प्रतिबंध जो है वो लगा सकती है। कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन में आप ये चीज़ पढ़ते हैं विस्तार से कि वरीयता तय होती है, फिर पहले चरण की दूसरे चरण की गणना। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को वापस कर उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, तो ये भी सही, वो भी सही। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप बताइए क्या लग रहा है आपको? तो क्या लगा आपको, कौन सा उत्तर होगा, 3 या 4? तो 4 तो सही है, 3 जो है वो सही नहीं है। मतलब मंत्रिपरिषद संसद के प्रति नहीं बल्कि केवल लोकसभा, ये ध्यान रखना आपको, राजनीति विज्ञान के ऐसे सवालों में खास ख्याल रखना आपको, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और ये मंत्रिपरिषद का एक मंत्री के विरुद्ध भी हो तो वो अविश्वास तो अविश्वास ही है ना। संसद में जब उसके पास बहुमति नहीं है तो फिर उसको त्यागपत्र तो देना ही पड़ेगा। 91वां संविधान संशोधन 91 किससे संबंधित है बताइए? मंत्रिपरिषद की योग्यता, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का आकार या उपयुक्त सभी? तो उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद का आकार। यानी कि पहले आकार का कोई उल्लेख नहीं था तो मंत्री बनने की होड़ भी लगी रहती थी। तो इस होड़ को ख़त्म करने के लिए 15% अधिकतम मुख्यमंत्री सहित या प्रधानमंत्री सहित फिक्स कर दिया गया है। कुल जो सीटें हैं ना उनका, जैसे राजस्थान में 200 × 15 यानी 30 मंत्री जो है वो हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। लोकसभा और विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया किस पर आधारित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए देखें क्या उत्तर आप इसका दे रहे हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय या उपयुक्त सभी? तो यहाँ देखिए उत्तर होगा लोकसभा और विधानसभा के अपने जो चुनाव होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वयस्क मताधिकार से वोट देते हैं और जो जीतता है वो साधारण बहुमत से जीत जाता है। तो ये इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सरल बहुमत, इसको मैं थोड़ा सा आपको और समझाना चाहूँगा
कि मान लीजिए किसी इलाके में 100 लोग 100 वोटर है और 4 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं ए, बी, सी और डी। तो 70 लोगों ने वोट दिया, 30 ने तो वोट दिया ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, कोई घर बैठा है, कोई बाहर गया है, ठीक है। उनको तो ये है कि कोई नरफ हो, हमें क्या हानि। तो 70 लोगों ने वोट दिया, तो ए को मान लीजिए दिया 30 लोगों ने, बी को दिया 18 लोगों ने, सी को दिया 12 लोगों ने, डी को दिया 10 लोगों ने। कुल कितना हो गया? 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब यहाँ पर विजेता कौन है? तो आप सीधे सीधे कहेंगे भारत में ये सिस्टम है, ब्रिटेन में भी ये प्रणाली है कि जो ए है उसको बहुमत मिला है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सरल बहुमत। ज़्यादा किसको मिला? ए को, 30 विजेता है। अब यहाँ पे आप इसका दूसरा पक्ष देखिए, कुल मतदाता है 100 में से 30 ने ही इसको पसंद किया, 70 या तो नापसंद कर रहे हैं या फिर 40 तो पक्का ही नापसंद कर रहे हैं। कौन से? ये जो है, इनको तो ये पसंद नहीं है, ठीक है, प्लस 30 को कोई मतलब नहीं है। तो 70, अब ये शासन 100 पे करेगा, 100 का नेता है ये, परंतु इसका और कोई विकल्प इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इसी प्रणाली को जो है अपनाया गया है, सरल बहुमत, जिसको ज़्यादा मिल गया वो। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो क्या क्या इसमें आ जाएगा? मौलिक और अपीलीय, सलाहकारी, राष्ट्रपति को रिट संबंधी और उपयुक्त सभी, ये हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय इसके लिए है 124 और उच्च न्यायालय के लिए जो एक है इसको उठा के बीच में रख दो, तो 214। केशवानंद भारतीवाद में गठित संवैधानिक पीठ में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो उत्तर हो जाएगा इसका 13 जो है वो इसमें न्यायाधीश थे, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप जो है ये PDF प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि ये PDF तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मगर ये पूरी कंबाइंड PDF आपको चाहिए। तो इसी PDF में आपको यहाँ टच करना होगा तो आपके वो लिंक खुल जाएगा और उसमें आपको ये इस प्रकार से डबल कॉलम में सेट करके 26 पेज है इसमें, तो दोनों साइड से आपके 13 पेज होंगे और आपको ये कंप्लीट जो है आंसर सहित, कहीं कहीं व्याख्या भी है, वो आपको PDF मिल जाएगी। तो ऐसी एक ही PDF नहीं है, बल्कि हमने 21 PDF का एक कोर्स लॉन्च कर रखा है रीट एग्ज़ाम के लिए, जो अभी आपके प्री में भी काम आएगा, रीट के बाद जो शिक्षक भर्ती में काम आएगा, अन्य परीक्षाओं में भी उपयोग रहेगा। कैसे? जैसे आप यस गुरु एप्लीकेशन आप जो है वो डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, तो फिर आप इस कोर्स पे क्लिक करना, यस गुरु अलादीन का चिराग कक्षा 6 से 12 NCERT नोट्स क्वेश्चन 6000 से अधिक सवाल। जैसे आप इसको टच करेंगे या दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, ई बुक्स भी ध्यान रखना, और मॉक टेस्ट भी है, ये सब फ्री है ये मॉक टेस्ट, और प्रत्येक मॉक टेस्ट को करने से आपको 5 कॉइन अर्न होते हैं। तो वो 5 कॉइन भी जो है वो आपके उसमें कोर्स लेने में भी आपको इसमें डिस्काउंट मिलती रहेगी इससे। फिर हम जिस उस पेज पे क्लिक करेंगे चिराग वाले पे, तो ये डिटेल लिखी रहेगी, वीडियो देख सकते हैं आप। फिर आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू में आप टच करेंगे तो अगला पेज आपको इस प्रकार से खुलेगा। ये इसकी सहयोग राशि हमने रखी है, ये सहायकों की भी टेस्ट है, 30 टेस्ट पेपर। और उसके बाद फिर आप जैसे ही गो टू कार्ट करेंगे तो यहाँ देखो ये वैलेट वाला है, आपके वैलेट में जैसे मान लीजिए ये स्क्रीनशॉट लिया, इसमें 25 कॉइन थे, तो जैसे ही हम यहाँ पे टिक टच करेंगे तो अगला पेज आपको इस प्रकार से टच करते ही आपको फिर इस प्रकार से शो होगा कि वैलेट अमाउंट 5 कॉइन, यानी कि 20 कॉइन यूज हो रहे हैं, तो प्राइस में डिस्काउंट हो गया। तो आपके पास जितने कॉइन होंगे उतना आपको डिस्काउंट। मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को एप्लीकेशन शेयर किया, आपको 50 कॉइन मिलेंगे। आपने एक मॉक टेस्ट दिया, चाहे कोर्स ले रखा है उसका हो, चाहे जो फ्री है वो हो, तो आपको 5 कॉइन मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप टेस्ट देंगे, 10, 20, 2-4 को शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे, तो आपको इसमें कुछ डिस्काउंट ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाएगा। और फिर जैसे ही आप वो कोर्स पे नाउ करते हैं, उसके बाद में आपके बाद आगे ये पेज खुलेगा कोर्स ओपन होने के बाद में, जिसमें मॉक टेस्ट है। व्यू ऑल करके आप सारी मॉक टेस्ट देख सकते हैं, दे सकते हैं, और ये उन PDF से ही है। और अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है PDF,
ये भी आप जैसे ही व्यू ऑल करेंगे तो ये PDF आपको इस रूप में शो हो जाएगी। अब ये है जैसे NCERT नोट्स यूनिट 6 डाउनलोड कर लो या देख लो, इसे डाउनलोड कर लो आपके मोबाइल में। संस्कृत अब तक आए हुए सारे रीट के पेपर 2011 से 21 तक टॉपिक वाइज डाउनलोड कर लो, ठीक है। आगे NCERT नोट्स यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1, अभी यूनिट 4 और 5 के भी तैयार हो रहे हैं वो, तो यहाँ से आप मोबाइल में देख सकते हैं, इसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। आपको लगे कि भाई पेज इतने हैं कि क्या आपकी इच्छा अनुसार है वो प्रिंट करवाना या मोबाइल से पढ़ना। ऐसे ही NCERT यूनिट 1, 2, 3, उसके यूनिट 6 से 12 SST, ठीक है। चिराग PDF नंबर 11 साइंस मैथ के लिए, ये साइंस मैथ के लिए RBSE के क्वेश्चन जो हमने बना रखे हैं 700-800, ये हमारा राजस्थान के क्वेश्चन 500 क्वेश्चन, ये टीचिंग मेथड के 225 क्वेश्चन, ये PDF 7 है क्लास 11-12 RBSE इतिहास भूगोल से तैयार क्वेश्चन, ये PDF 6 कक्षा 6 से 10 RBSE के तैयार क्वेश्चन डाउनलोड कर लेवें। L1 के लिए आए हुए क्वेश्चन, PDF नंबर 4 में L2 साइंस मैथ के ओल्ड क्वेश्चन, हिंदी के अब तक आए हुए, साइको के अब तक आए हुए क्वेश्चन, SS के आए हुए क्वेश्चन। इस प्रकार से अभी 2-3 PDF इसमें और मिलेगी, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।